जब नमक इश्क आया, नमक इश्क का है। कॉलेज में सारे बिहारियों का इफेक्ट भी आपने डाल दिया उसमें। बिहारियों का इफेक्ट तो हाँ वो कॉम्पोजिशन में ही था बट हाँ, मतलब वहाँ इश्क जो आपने इश्क किया। हाँ इश्क वो गुलजार साहब ने लिखा। हाँ, जबा पे लागा लागा रे नमक इश्क का है तेरे इश्क का। मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा पढ़ा। 97 से आप लगातार विशाल जी के लिए गा रहे थे। जी इसी बीच में सारी घटनाएं भी होती रही। फिर जब नमक इश्क आया, जी कितना सुकून मिला था आपको जब ये लगा कि अब फट गया यार। हाँ तो वो आप खुद देखो कि मैंने 96 में एक डमी तब क्या होता था कि लता जी आशा जी आएंगी तो वो शूटिंग के लिए कभी जल्दी होती थी तो पहले डमी सिंगर गा देते हैं। तो एक गाना विशाल का बना और वो हमारे दोस्त की फिल्म थी तो डमी मैंने गाया और लता जी ने डब करना था। फिर वो इतने महीने हो गए और वो शूटिंग हो गई तो शूटिंग में आप इतनी बार सुनते हो तो सोनाली कुलकर्णी एक्ट्रेस उसमें थी। उन्होंने कहा उनकी आवाज़ को बहुत वो सूट किया क्योंकि मेरी बेस वॉइस थी तो एक वैसे ही मुश्किल था सबको पसंद आना। एक लेवल का एक उसमें ब्राइटनेस कम होती है बहुत बार तो ब्राइटनेस रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए चाहिए और सोलफुलनेस को कई बार ऐसा होता था कि जैसे गाली सी हो कि भाई बहुत अच्छी आवाज़ है बहुत सोलफुल है क्या सुर में गाती हैं आप। अच्छा कीप इन टच तो आपको समझ आ जाता है कि यहाँ गाना नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपको इंसल्ट नहीं कर सकते क्योंकि गाना अच्छा जेन्युइनली लगा है पर उनके पास आपके लिए काम नहीं है। सो दिस इज़ अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग नो। आपने गाने मांगे कभी जाके अर्ली एज में? बिल्कुल शुरू में जब शादी होकर आई थी तो मैं एक दो बार दो एक ही कंपोज़र्स को मिली थी पर बहुत ज़्यादा तो मेरा मेरा कभी टेम्परामेंट उस तरह की स्ट्रगल करने का नहीं रहा कि स्टूडियो के बाहर 3 घंटे बैठे हैं और मतलब ना वो शादी के पहले था ना शादी के बाद तो क्योंकि बिल्कुल ही नहीं था। 97 से 2007 तक शायद जो मैं पढ़ा था, आपने सारे गाने विशाल जी के लिए गाए। 3 ही गाने गाए उनके लिए भी कोई बहुत तो नहीं उसके गाए बाद फटने लगे फिर। इसलिए कि विशाल के जब गाने बनते थे विशाल मुझे सारा टाइम तो रियाज सुनते थे मेरा क्योंकि उनकी भी स्ट्रगल थी तो वो रियाज भी सुनते थे। कई बार हम सुर भी साथ लगाते थे तो उन्हें मेरे गाने का लेवल पता होता था। उन्हें पता था ये गाना अच्छा सूट करेगा कुछ तो जब उन्होंने गाना बनाया रोने दो उसके बाद मैंने गाया मकबूल में बहुत खूबसूरत तो गाना। वो ऑब्वियसली मेरे मतलब मैं भी आज कह सकती हूँ कि वो तो मैं ही गा सकती हूँ। और मैं दैट्स ब्यूटीफुल। उसमें आखिर में रोई भी थी। किसी ने कहा कि ऐसे लग रहा है कि जैसे रोते हुए गाए तो मैंने कहा क्योंकि मैं रोई थी। कुछ विशाल ने मुझे कुछ कहा था कि ये आ नहीं रही जगह तो उनको नहीं पता मैं इधर तो मैंने वो रो मतलब मुझे रोना आ गया था और मैंने रोते रोते गाए तो वो इट इट मेक्स सो मच यू नो सच अ बिग डिफरेंस। जब सब किसी ने जिसने आपको देखा नहीं गाते हुए उसने कहा कि ऐसे लगा रोते हुए गाए तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। लेकिन काम नहीं बाहर मिला उसकी वजह पता नहीं क्या होगी कि विशाल कंपोज़र थे तो ये हो सकता है किसी को लगे मेरा गाना निकल जाएगा या व्हेन आई लुक बैक मुझे लगता है मेरे गाने में वो बात नहीं होगी इसलिए कि मेरे गाने में चमक भी उसके बाद आनी शुरू हुई है ज़्यादा। और ओमकारा का गाना जो है नमक आप देखो ना वो बिल्कुल अलग गाना है। ना रोने दो जैसा है ना वो एक वो दिन भी की तरह है ना वो उससे पहले गाया था ये कैसी चाप वैसा नहीं है। तो उसमें वो बात थी ना और जब थी तो फिर सबने बुलाया तो किस बात की शिकायत करनी चाहिए। और कॉलेज में सारे बिहारियों का इफेक्ट भी आपने डाल दिया उसमें। बिहारियों का इफेक्ट तो हाँ वो कॉम्पोजिशन में ही था बट हाँ, मतलब वहाँ इश्क जो आपने इश्क किया। हाँ इश्क वो गुलजार साहब ने लिखा हाँ, जो लिरिक्स लिखे और सिचुएशन ऐसी थी। मैं ये कहूँगी कि जो मैंने म्यूज़िक सुना बेगम अख्तर अख्तर साहिबा की ठुमरियाँ सुनी गिरजा देवी जी की सुनी या और आर्टिस्ट को सुना इतना उन ठुमरियों गज़लों का असर कहीं ना कहीं उसमें निकल आया। मतलब मुझे ऐसे लगा कि जो संगीत हमारे जो तवाइफ कल्चर में था वहाँ गायकी थी। जो हम कहानियाँ सुनते हैं कि एक मुन्नी माँ थी उनको सुन सुन के इस गायक ने चुपचाप सुनते थे क्योंकि गायकी तो उधर थी
वो लोग बड़े-बड़े उस्ताद से सीखते थे और इतना रियाज़ करते थे। तो उस वजह से मुझे लगा कि वो जो हमने सुना हुआ था म्यूज़िक, मैंने इतना सुना, वो कहीं सबकॉन्शियस में बैठा और वो सिर्फ़ एक गाने में आके फूटा वो था नमक इश्क का। मैम 2 लाइन क्योंकि सुना दो। उसमें वो मिला मौका ना, धुन ऐसी थी वो। उसमें आपका भी काफ़ी रोल है गाने में। ये मैंने सुना है कि उसको एडिटिंग में, उसको राइटिंग में। उसमें ये हुआ था कि मैं वो गा के सुनाती हूँ कि विशाल ने जब कंपोज़ किया, तो आए और विशाल ने कहा कि मैंने ये धुन बनाई है, देखो ये कैसी लग रही है। बिकॉज़ विशाल के पास टाइम कम था, तो वो मुझसे और असिस्टेंट से शेयर करते थे कि कैसा है, इसमें गुंजाइश है या नहीं। तो तब तक बीड़ी जलेले रिकॉर्ड हो गया था। तो ये सुनाया उन्होंने, सिर्फ़ इतना सुनाया कि जवां पे लगा लगा रे नमक इश्क का, तेरे इश्क का। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। और मेरा उस टाइम ना रियाज़ मतलब बहुत ज़बरदस्त रियाज़ था, मतलब मेरा पीक था रियाज़ का उस टाइम। और मैं मतलब एकदम बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती थी वो रियाज़ की। और जब रियाज़, मुझे ऐसा लगता है अपने बारे में कि जब वो रियाज़ होता है तो वो कुछ और ही गाना निकलता है तब। तो मैंने उन्हें, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं की, पर मैंने कहा बहुत गुंजाइश है इसमें, देखो ऐसे हो सकता है। तो ऐसे बोले गा के सुनाओ। मैं कहा जवां पे लागा लागा रे नमक इश्क का, है तेरे इश्क का। तो ये जो हाय लगाया तो बोले एक बार और गाओ। रिकॉर्ड किया, फिर एक जगह कुछ और ली एंड देन ही सेड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड ही सेड ये गाना तुम ही गाओगी। उसके बाद वो इतना मुश्किल गाना बना है, वो आसान गाना नहीं है, बहुत चेंजेस हैं उसमें, मैंने सुना काफ़ी आपको है रियाज़ ना। करवाया उन्होंने। तो फिर बाद बीच में में आप काफ़ी हुआ कि परेशान हो गए थे हाँ, आप। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं गा सकती। जब पूरा गाना बना तो मैं ढोलक के साथ बैठ के पूरा गाना नहीं गाओ, तो इधर से आंसू निकल रहे हैं और गा रही हूँ ऐसे। और किया वो, क्योंकि इट वाज आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। वो मेरे लिए बहुत मतलब तब तक मैं गज़लें ही गाती थी, या अगर रोने दो गाया, एक वो दिन भी गाए, तो ये सब बड़े पूरी तरह से सोलफुल, एट द सेम टाइम बहुत एक हल्का इनमें कहीं पथौस है। रोने दो में तो बहुत है, इसलिए रोने दो में जो गिटार है उन्होंने उसमें शुद्ध सुर लगाया है टू कॉम्पनसेट फॉर दैट melancholy, एंड द वे विशाल पिक्चराइज्ड आई थिंक मेड इट मोर स्पेशल। उसमें जो गिटार मोहन वीणा विश्वमोहन भट्ट ने बजाई है, एवरीथिंग कंबाइन टुगेदर, इट्स नॉट जस्ट माय सिंगिंग। तो एक गाना जब होता है स्पेशली फिल्म में, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लिरिक्स हैं, सिचुएशन है, इरफान टब्बू। तो वो कमाल। पूरा और वो जिस तरह से सीन जहाँ पिक्चराइज़ से किया शुरू होता है तब्बू पे, गन के हाँ। साथ, वो पूरा माहौल ऐसा बनता है कि वो, इसलिए फिल्म के गानों की पहुंच बहुत दूर हो जाती है, बहुत दूर तक जाती है एक बहुत ऐसी बार। फिल्म आई थी गुलाल, गुलाल। पीयूष मिश्रा जी, जिन्होंने सबसे पहले शायद आउटसाइडर में आपके टैलेंट पे एकदम दांव लगाया। राणा जी। हाँ, नहीं ये बात की बात है, ये 90 ये 2005 में गाया ओमकारा का, एंड आई थिंक पीयूष ने मुझे, गुलाल जब पहली बार शुरू हुई थी 2003 या 4 में। किसी ने कहा रिकॉर्ड पहले हो गया था शायद राणा जी, रिलीज बाद में हुआ था। नहीं, तो रिकॉर्ड हुआ और जब पीयूष लेके आए तो मैंने कहा कि ये गाना मेरे लिए नहीं है। मैं पीयूष के लिए 87 से दिल्ली में प्लेज़ में गाती थी। एनएसडी में जब वो थे पास आउट करके, तो वो मुझसे तब से गवाते थे। तो मैंने कहा ये गाना मेरा नहीं है, मेरे ज़ोन का। एंड ही सेड नहीं, ये तुम ही गाओगी। अब ही मस्ट बी नोटिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट बट मी। बहुत कमाल गाना है वो। हाँ, तो वो गाया और इट डिडंट वर्क। सो आई सेड सी, ये भी और बीड़ो दोनों रिकॉर्ड किए उनकी ज़िद में, इट डिडंट वर्क। एंड देन उसके बाद ये हुआ कि ओमकारा का जब नमक आया, और वो फिल्म बंद हो गई असल में गुलाल। जब ओमकारा का आया तो उन्होंने विशाल को फ़ोन किया, और पीयूष मिश्रा अच्छी खासी 5-6 मोटी गालियाँ दी। उन्होंने कहा मतलब इतना बढ़िया गाया है रेखा ने, ये है वो है। जब मुझे मिले, देखा मैंने कहा था वो बीड़ो और वो दो गाने सिर्फ आपको ही गाने हैं। एंड देन आई रीडब्ड दोज सॉन्ग्स, तो वो दोबारा गाए। तो इसलिए, क्योंकि तब तक मुझे भी समझ आया कि नमक गाने के बाद कि हाँ, ये गाने कैसे गाने हैं। तो वो मेरे लिए खुला रास्ता। आई एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ गायकी अंग, और मेरे अंदर की जो एक शोखी या बदमाश रेखा थी ना, शरीर शरारती, उसको कहीं वो ऊपर आ गई। एंड आई थिंक वो जब आई तो वो गानों में भी वो रंग आने लगा फिर हम बात करते हैं कबीरा की। जी। एक ऐसा गाना जो आज की जनरेशन के बहुत करीब है, बहुत जी। करीब है।
और फिर मुझे लगता है जब मैं इस जर्नी को देखता हूँ कि आवाज़ें पुरानी नहीं होती। जी। लोग जब अच्छे गाने देते हैं तो आप किसी भी उम्र में किसी भी हीरोइन के लिए गा सकते हैं। दीपिका पादुकोण की ये फ़िल्म और वो जो शुरुआत होती है, जिस तरह पिक्चराइज़ किया गया अगेन, बहुत खूबसूरत, जी। कि ये कबीरा कैसे हुआ मैम? कबीरा तो उससे पहले मैंने प्रीतम के लिए फिर ले आया दिल गाया था, हाँ, वो भी मेरे बर्फी लिस्ट में में। टॉप। फिर लया दिल पे आता है अगेन, वन मोर सॉन्ग बर्फी। उफ, पूरा तो एल्बम बहुत वो, खतरनाक। हाँ, वो प्रीतम के साथ हुआ और वो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है। और प्रीतम ने बुलाया और एक्चुअली बहुत पहले भेज दिया था उन्होंने अरिजीत का गाया हुआ गाना, और इनफैक्ट अरिजीत का सुना, बहुत अच्छा लगा। देन पता नहीं था कुछ के कितने वर्जन्स हैं, और जिस दिन रिकॉर्ड करना था तो प्रीतम रात भर काम करके सुबह सोए, बोले मैं 2 बजे उठ के दीदी आपको बताता हूँ कहाँ आना है। तो 2 के तो 6 बज गए, कुछ पता नहीं। और मैंने कहीं जाना था मसूरी, मैं गई नहीं, टिकट चेंज कराया एंड आई एम वेटिंग कि अभी कैसे होगा, कल तो जाना है, आज भी चेंज कराया। और फिर 7 बजे के करीब आया उनका कि दीदी आप आई नहीं। तो मैं कहा बताया ही नहीं। देन ही टोल्ड मी अच्छा यहाँ आना है, मैं सोच रहा हूँ आप आए नहीं हो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और फिर मैं गई उनके स्टूडियो और हमने कुछ 9 साढ़े 9 बजे रिकॉर्ड करना शुरू किया और 12 कुछ बज गए। आई थिंक बहुत ठहराव है इस गाने में। लिरिक्स बहुत लिरिक्स पढ़कर खूबसूरत, तो आपको मजा आ गया होगा बहुत बहुत कि खूबसूरत। यार क्या दे दिया मुझे। और कॉम्पोजिशन भी हाँ, बहुत एकदम, जो मतलब गज़ल का जो अंग है वो इसमें बहुत आपको खूबसूरत लगा है। ये भी गाना मेरे लिए बना है। हाँ उस टाइम ऐसा नहीं लगा, पर मैंने गाया बहुत, क्योंकि प्रीतम ने कहा आप अपने मतलब दिल से आपको जैसे लगता है गाओ, तो छोटी छोटी जगह कई बार आ जाती तो हैं। फिर हमारे फैंस को क्यों रोक पा रहे हो आप? ये तो पाकिस्तान तक भी लोग सुनते हैं। हमने देखा जी आपका एक जी, इंस्टा लाइव बहुत बहुत। आपने सुनाया था। जी, फरीदा खानम जी, के वक्त सुनाया था, जी जी।